Alright guys, sorry for the interruption. We'll continue from where we left off. There was a power cut in the building और power backup आने में थोड़ा 2-4-5 मिनट का टाइम लगता है, तो that's why there was this gap. अभी मेरे को एक क्वेश्चन आया था, मैंने जब रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी तो मैं उसको आंसर कर रहा हूँ. तो क्वेश्चन ये था कि सर जब बिज़नेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो उसमें डिप्रिसिएशन भी होगी. भाई जब लॉस है बिजनेस में तो डिप्रिसिएशन भी सेट ऑफ नहीं हुई होगी, तो हम उसे अलग से बिजनेस लॉस और अलग से डिप्रिसिएशन क्यों बोलते हैं? तो उसका आंसर ये है दोस्त कि जब भी हमें बिजनेस में लॉस होता है तो हम डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करते ही नहीं है, डेप्रिसिएशन का खर्चा क्लेम ही नहीं करते. बिजनेस लॉस इज ऑलवेज बिफोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में जब आप पीजीबीपी में कंप्यूटेशन करने आते हो तो पहले गवर्नमेंट बोलती है कि बताओ तुम्हारा साल भर का नेट प्रॉफिट क्या है. जब आप बताते हो कि हाँ मेरा नेट प्रॉफिट का ये फिगर है, तो गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती, बोलती नहीं अभी तो तुमने अपना डेप्रिसिएशन लगा के लिए निकाला है ना नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी है, तुम पहले अपने डेप्रिसिएशन का जो खर्चा तुमने क्लेम किया है उसको रिवर्स करो. एड बैक द डेप्रिसिएशन दैट यू हैव पुट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो ब्लॉक मेथड इस्तेमाल करके. एक सेकेंड यार, मेरे को ये व्हाट्सएप बंद करना पड़ेगा. मैंने लिंक भेजने के लिए व्हाट्सएप ओपन करा था, बहुत डिस्टर्बेंस होता है इससे. ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि अब मैंने जो ब्लॉक मेथड बताया था उससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए और उस डेप्रिसिएशन को अपने प्रॉफिट में से घटाइए. तब हम देखेंगे कि क्या आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है उस डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करने के लिए. अगर हाँ, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर उस खर्चे का क्लेम करिए हमारे डेप्रिसिएशन का, और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उस पर टैक्स दीजिए. मान लो कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो जितना भी प्रॉफिट है उससे जितनी भी डेप्रिसिएशन सेट ऑफ हो सकती है उतने का क्लेम कर लो, नेट प्रॉफिट हो जाएगा 0, और अब जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बची वो बन जाएगी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन. अब लीजिए एक और केस, यानी कि प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस है, मेरा बिजनेस का लॉस है भैया, तब तो 1 रुपये भी डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं हुई, पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन क्या बन गई? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन. और वो जो बिजनेस लॉस है वो बन गया भाई बिजनेस लॉस, जो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा. बिजनेस लॉस के साथ एक लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. और मैंने आपको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पढ़ाते समय बताया था कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, वो अनलिमिटेड ईयर्स के लिए इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा जब तक वो पूरी तरह से सेट ऑफ ना हो जाए. ठीक है, क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं. ठीक, चलो, तो हम देख रहे थे कि आगे वाले सालों में अगर बिजनेस लॉस भी है और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है तो हम किसको पहले सेट ऑफ करेंगे? ऑफ कोर्स पहले तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन घटा लो जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बन रही है, क्योंकि इसका पहला अधिकार बनता है भैया, उसी साल का खर्चा है, पहले उस साल उसको छूट मिलनी चाहिए. उसके बाद जो पिछले साल का बिजनेस लॉस आया हुआ है वो सेट ऑफ करेंगे, क्योंकि वो बेचारा अगर छूट गया तो 8 साल के बाद वो और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, वो फिर हमेशा के लिए छूट ही जाएगा. लेकिन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का क्या है? अरे अभी नहीं होगा, अगले साल होगा, अगले साल नहीं होगा, उसके अगले साल होगा, अंत काल तक चलता जाएगा. जब तक आपका बिजनेस जीवित है, आपके पैन कार्ड का ITR जा रहा है, तब तक उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. दिस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर इनफाइनाइट ईयर्स. इसके लिए कोई नंबर दिया ही नहीं गया है. समझ में आ गई बात? ये जो मैंने पूरा टॉपिक, ये पेज पूरा पढ़ाया, इसका बस एक ही कहने का मतलब था कि भाई अगर कभी बिजनेस लॉस भी है और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है तो पहले बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कराना, उसके बाद अनअब्जॉर्ब अगर कुछ बच जाए तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कराना, क्योंकि बिजनेस लॉस के पास कम टाइम है सेट ऑफ होने के लिए, 8 years ओनली. ओके, डन. कैन वी मूव फॉरवर्ड? चलो, इतना सारा करने के बाद मतलब आपने पहले अपने खुद, सबसे पहले क्या करा, अपन पूरी साइकिल एक बार लिख लेते हैं. रुको, चार्ट बना देते हैं, एक ना छोटा सा चार्ट टाइप का बना देते हैं. अच्छा चलो, आगे बातें करनी है, ये बातें करके फिर चार्ट बनाएंगे ताकि सारी चीज़ें सीरीज़ में रहें. ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपने को अगर डेप्रिसिएशन आया है तो देखना है कि क्या प्रॉफिट है, तो जितना भी प्रॉफिट है उससे डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर देना है.
अगर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बच रही है तो वो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो गई। उसको पहले हम देखेंगे कि हमारे इस बिजनेस में अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो क्या अदर बिजनेस में है, यानी पहले पीजीबीपी हेड के अंदर सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। नहीं हुआ तो पीजीबीपी हेड से बाहर निकलेंगे, अदर हेड्स में सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे जिसमें सैलरी को नहीं ले सकते, बाकी सारे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। उस साल ना तो कोई इनकम थी ना बिजनेस में प्रॉफिट था, तो फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे। जब हम नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या पहले से कोई बिजनेस लॉस आ रहा है साथ में, अगर हाँ तो पहले उसको सेट ऑफ करा लो, बेचारे के पास कम समय है। और उसके बाद अगर प्रॉफिट बच रहा है तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कराएंगे। और उसके बाद मान लो वो हेड में भी इनकम नहीं बची, बिजनेस लॉस ही इतना था कि उस हेड की सारी इनकम बिजनेस लॉस में चली गई, तो अब क्या होगा, अब हम उसको अगले साल बाकी के जो बचे हुए हेड्स हैं उससे सेट ऑफ करा सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। सेम प्रोसेस है, जो पहले साल में होता है वही नेक्स्ट ईयर भी होगा। ठीक है, अब आओ इसके बारे में छोटी छोटी कुछ बातें पढ़ लेते हैं, फिर एक सुंदर सा अपन इसका चार्ट बना लेंगे। पहली बात तो ये कि अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के कैरी फॉरवर्ड के लिए कोई लिमिट नहीं है, इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर इनडेफिनिट पीरियड इफ नेसेसरी। इवन आपका बिजनेस भी कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, तब भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। इसका मतलब क्या है, सपोज करो मेरा एक बिजनेस चल रहा है जिसमें अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कई सालों से चली आ रही है, पर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। मैं परेशान हो गया, मैंने अपना धंधा बंद कर दिया। जब मैंने अपना धंधा बंद किया तो हुआ कि अब क्या किया जाए, मैंने एक जॉब पकड़ ली, सपोज करो सैलरी आने लगी मेरी। क्या सैलरी से वो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ होगा? नहीं होगा, पीजीबीपी नहीं करने देता। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है सबसे सेट ऑफ कर लो भैया, सैलरी से मत करना। तो क्या होगा, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। बेटा 4-5 साल बिजनेस लॉस कोई भी हेड से सेट ऑफ होगा नेक्स्ट ईयर। अभी हम बिजनेस लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि बिजनेस लॉस का सेट अलग है सिस्टम, हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का अलग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। सेम चीज़ है, सैलरी के अलावा बाकी सबसे सेट ऑफ होता है, लेकिन अभी वो डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। दिस इज़ नॉट द राइट टॉपिक जहाँ बीच में इसको घुसाया जाए। उसको हम बाद में जब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये इतना तक हो सकता है, ये इतने तक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, वो अलग ही चैप्टर है पूरा। ठीक है, देखो मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ समझो कि मैंने बिजनेस करा, मेरा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बचा हुआ था, लॉस ही लॉस था, मैंने बिजनेस बंद कर दिया। मेरा बिजनेस लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता रहा, साथ ही मेरा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी साथ में कैरी फॉरवर्ड होता रहा। मैंने 4-5 साल नौकरी करी बेटा, कुछ पैसे बचा लिए, उन पैसों की मैंने एफडी करा दी। एफडी से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब ये सैलरी हेड नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। क्या इस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से हम अपना अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करा सकते हैं? अब मैं बिजनेस लॉस की बात नहीं कर रहा, क्या हम अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करा सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, बस सैलरी नहीं होना चाहिए। तो आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहा है ये भी रेलेवेंट नहीं है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वाकई इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ठीक, अब देखो अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहा है। जब हम इन्फिनिटी तक चलाने की बात करते हैं ना, तो कई बच्चों के मन में ये आता है कि सर लेकिन इंसान का जीवन तो इन्फिनिटी नहीं है, इंसान का जीवन तो फाइनाइट है। मेरे पैन कार्ड पे अगर सपोज करो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है और भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया, अब मैं जीवित नहीं हूँ इस दुनिया में, तो जैसे मेरी एसेट्स और लाइबिलिटी मेरे बच्चों को जा रही है, मेरे लीगल हेयर्स को जा रही है, क्या वैसे ही मेरा कैरीड फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मेरे बच्चों को मिल सकता है, मेरे लीगल हेयर्स को मिल सकता है? नहीं मिल सकता। कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज नॉट रेलिवेंट, पर कॉन्टिन्यूटी ऑफ एसएससी तो रेलिवेंट है ना। जिस पैन कार्ड पे है उस पैन कार्ड पे ही आपको कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा। वो पैन कार्ड जिस दिन ख़त्म हो गया, चाहे किसी भी कारण से ख़त्म हो रहा हो, उस दिन से उसका कैरी फॉरवर्ड भी ख़त्म हो गया। यानी कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड बाय द सेम एसएससी। जिस दिन एसएससी चेंज हुआ उस दिन आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो कैरी फॉरवर्ड करता हुआ आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ एसएससी चेंज होने का।
सपोज करो कि इंडिविजुअल का एग्जांपल मैं नहीं लूँगा, क्योंकि इंडिविजुअल के एग्जांपल में तो भाई इंडिविजुअल हमेशा ज़िंदा रहेगा, जब तक वो ज़िंदा है तब तक उसका पैन कार्ड चलता रहेगा। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का एग्जांपल लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो एक पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रही थी और उस बिज़नेस में उनका प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा था और उनकी अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन पड़ी हुई थी बहुत सारी। तो जब उन्हें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने सोचा कि यार कोई तो कारण होगा। तो एक बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने बोला कि आप बिज़नेस कौन से फॉर्मेट में कर रहे हो? उन्होंने बोला सर पार्टनरशिप फर्म बना रखी है। तो बाबा जी ने बोला कि वहीं कृपा रुकी हुई है, तुम जिस दिन कंपनी या LLP बना लोगे तुम्हारा बिजनेस धड़ाधड़ चलने लगेगा। तो भक्तों ने गुरु जी की बात सुनी और घर आते ही तुरंत CA को फ़ोन लगाया कि भैया एक LLP बना दो। CA ने एक LLP बना दी। जब LLP का इनकॉर्पोरेशन हुआ तो LLP को एक सेपरेट पैन कार्ड असाइन हो गया, LLP एक सेपरेट असेसी बन गई। वो पार्टनरशिप फर्म क्या अब एग्जिस्ट करेगी? नहीं, वो वाइंड अप हो जाएगी और अब वो LLP में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो उस पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर सरेंडर हो जाएगा। जब उस पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर सरेंडर हो गया तो वो SSC खत्म हो गया, LLP एक नया SSC बन गया। करेक्ट? क्या ये LLP पुराने वाले पार्टनरशिप फर्म का अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही थी इससे। पता है क्या, जब हम जैसे ही हम इंफॉर्मेशन एज में आए हैं ना, जैसे आजकल ये फेसबुक, गूगल और ये सब कनेक्ट हो गई है दुनिया बहुत तेज़ी से। इस दुनिया में अमलगमेशन और मर्जर बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि विदेशों का पैसा हमारे देश में आ रहा है, हमारे देश से भी पैसा जा रहा है बाहर की कंट्रीज़ में, लेकिन ग्लोबल अमलगमेशंस हो रहे हैं, मर्जर्स हो रहे हैं, कंपनीज टेक ओवर कर दे रही हैं छोटी छोटी फर्म्स को। जैसे फॉर एग्जांपल शायद ये फ्लिपकार्ट ने या अमेज़ॉन ने बहुत सारी कंपनीज खरीद ली, बाकी जो शॉपिंग वाली थी। तो फ्लिपकार्ट तो चलो इंडियन ही है, अमेज़ॉन तो US से आया है, पूरा कब्जा जमा लिया। ठीक, इस केस में क्या हुआ? यहाँ पे या तो अमलगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो जहाँ भी बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वहाँ पे आप ये क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाके कि सर ये पैन नंबर था जो हमारी ही कंपनी का था और हमारी कंपनी का फॉर्म चेंज हो गया है। क्या हो गया कि हमारी छोटी कंपनी थी सर, एक बड़ी कंपनी ने हमारी कंपनी को खरीद लिया, तो मेरी कंपनी के जो भी एसेट्स थे, जो भी लाइबिलिटीज़ थी, वो सारी नई कंपनी में चली गई। तो वैसे ही हमारे अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को भी प्लीज़ हमें अगली कंपनी को देने दीजिए। जब हम ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारी सारी बातों को चेक करता है। एक ऑफिसर के पास आपको जाना पड़ता, पेपर ऊपर दिखाने पड़ते, सब चेक करेगा, फिर वही थोड़ी सेवा, थोड़ा मेवा, कुछ आप मेवा ववा खिलाइए, आपका अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नई कंपनी में। ठीक, सो ये बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन क्या है? दिस इज एन एक्सेप्शन। लेकिन मेन रूल क्या है? मेन रूल ये है कि जो अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है इट शैल बी कैरीड फॉरवर्डेड बाय द सेम एसएससी। ये रूल है, ये इस रूल का एक्सेप्शन है कि चलो वैसे तो सेम एसएससी ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन अगर आप सेम एसएससी हो, आपने सिर्फ बिजनेस रीऑर्गेनाइज कर दिया है जिसकी वजह से आपका पैन नंबर चेंज हो गया, कोई मर्जर हो गया, कोई डीमर्जर हो गया, अमलगमेशन जो भी बोल लो उसको आप, अगर आपने बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इनकम टैक्स ऑफिसर जो भी आपका असेसमेंट ऑफिसर है उसको बोल सकते हो, वो आपको ये अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड करा के देगा नई वाली आईडी में, नए वाले पैन कार्ड में। ओके, कंफर्टेबल सब लोग? यस, चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन 10 करते हैं। विकास सबमिट द फॉलोइंग, बहुत बढ़िया, पूरा का पूरा एक पेज में ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप लोग ट्राई कर लेना तो मेरे को बोलना कि सर अभी आप करा दो, या डन लिख देना, या आंसर बता देना। टैक्सेबल इनकम बतानी है हमें विकास की, तो विकास की टैक्सेबल इनकम हमें आंसर में बताओ। और अगर आपसे नहीं होता है तो फिर भाई मैं खुद से सॉल्व करूँगा, हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। और अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, लेट्स सी।
तो सौरभ बाबू का आंसर आया है 2,58,000 टैक्सेबल। सौरभ बाबू कौन से साल का है ये? विच असेसमेंट ईयर? 22-23 असेसमेंट ईयर, मतलब अपना नेक्स्ट ईयर वाला जिसमें कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हुआ है, वही ना? 22-23 का, यानी कि प्रीवियस ईयर 21-22 का। बहुत बढ़िया। और कोई है आंसर देने वाला? बोलो भाई, 2-4 बच्चे मेरे को सबूत दो कि सौरभ बाबू का आंसर सही है। भरोसा नहीं होता आजकल ज़माना में, बहुत 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 ब्लंडर करते हैं बच्चे, कैसे कैसे काम कर देते हैं कैलकुलेशन में, मैं तो क्या ही बताऊँ। 2-4 लोग कंफर्म करो तभी मेरे को भरोसा होगा कि सौरभ का आंसर सही है। बोलो बेटा बोलो। $258 taxable for 22-23. मनीषा इज गिविंग द सेम आंसर। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा भरोसा हो रहा है। आकाश बोला एक बार आप सॉल्व करो सर। चलिए आकाश बाबू, आपकी दिली तमन्ना पूरी कर देते हैं। यहाँ पे एक शीट इंसर्ट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो ऊपर चला जाएगा ना। इंसर्ट स्लाइड, न्यू स्लाइड करके देखते हैं बीच में। हाँ, अरे सॉल्यूशन के पास आ गई यार न्यू स्लाइड। ये इधर चाहिए मेरे को। सर वेट, अच्छा ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ। चलो कर लो। चार्जर नेक्स्ट रूम में, बीच वाले। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 2021 इज 1,09,000, सैलरी इनकम 1 लाख। तो सैलरी इनकम से अपने को क्या करना है? सेट ऑफ तो होगा नहीं उससे। करें, सॉल्व करें। अभी मैं सॉल्व करूं? ओके चलो पहले अपन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 से, ठीक है। आइए सबसे पहले अपने पास कौन सी चीज़ है? इनकम फ्रॉम सैलरी है। लिख लो भैया, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी थी भाई साहब? 1 लाख थी ना? 1 लाख रुपीस। 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या है अपना? बिजनेस प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। बिजनेस प्रॉफिट को मैं इसको ऐसे पीजीबीपी लिख देता हूँ। पीजीबीपी हेड, ये पहला तो हेड हो गया सैलरी का, दूसरा हेड है पीजीबीपी। पीजीबीपी में क्या होगा? पीजीबीपी में आएगा नेट प्रॉफिट। यहाँ पे लिख देते हैं बिफोर डेप्रिसिएशन। अगर आफ्टर डेप्रिसिएशन होता भी तो हमें क्या करना पड़ता? हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करी है उसको हम ऐड बैक करते और जो इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन बन रही है उसको घटा देते। वैसे भी नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हमें चाहिए ही था, इसने पहले ही दे दिया कि सर 16,000 का प्रॉफिट है। बहुत सुंदर सर, 16,000 का प्रॉफिट है। थोड़ा सा मेरे को गैप रखना चाहिए था इधर। चलो खैर, तो उसको थोड़ा ना इधर बगल में लिख देते हैं, आउटर कॉलम में। इनकम फ्रॉम सैलरी 1 लाख, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 16,000 लेस डेप्रिसिएशन करेंट ईयर। करेंट ईयर कितनी डेप्रिसिएशन आएगी करेंट ईयर की? बताओ, कोई बताएगा यहाँ कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? बोलो भाई बोलो, तुम लोग बताओ क्या लगता है कितनी डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे? हाँ वेरी गुड कौस्तव एंड यश, सिर्फ 16,000 का प्रॉफिट है तो 16,000 की डेप्रिसिएशन हम सेट ऑफ कर लेंगे। उसके बाद आएंगे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अपने पास क्या है, अच्छा बता नहीं रहा है तो ठीक है, अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। 15,000 की इनकम है भाई, छोटी सी इनकम है, यहाँ लिख लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन में ना दो चीज़ पूछ रहा था आपसे, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिटर्मिन द टैक्सेबल इनकम ऑफ विकास फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 एंड 22-23। तो ये हो गया आपका टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। यहाँ काम खत्म। लेकिन आपको पता है आईटीआर में और भी डिटेल देनी होती है। आपने इनकम निकाल ली ना, फिर वो बोलता है अच्छा और कुछ है क्या, लॉस है क्या, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है क्या, तो आप नीचे बताओगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कितने की डेप्रिसिएशन सर, 1,40,000 रुपए की डेप्रिसिएशन थी हमारे पास। कहाँ गया, 1,40,000, 1,40,000। वैसे देखा जाए अगर तुम सैलरी हेड का यूज़ करो तो तुम 50,000 का यहाँ से घटा भी सकते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ना 50,000 की। पर हम क्यों उस दिमाग लगाने जाएं, अगर वो बोल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी इतनी है तो हम मान लेते हैं ना कि इतनी ही होगी सब घटाने बढ़ाने के बाद। वैसे भी ये पीजीबीपी का क्वेश्चन है। तो 1,40,000 की अपने पास डेप्रिसिएशन थी, जिसमें से 16,000 का हमने सेट ऑफ करा दिया। कितने की बची, 40,000 में से 10,000 घटाओ 30,000, 30 में से 6 घटाओ 24, तो ये हो जाएगा 1,24,000। ठीक है, क्या ये इस साल कहीं सेट ऑफ हो सकता है? अरे हाँ, हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी तो है, यानी कि 1,15,000 नहीं आएगी टैक्सेबल इनकम। रुको, यहाँ पे थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, काश मैं बीच में इंसर्ट कर सकता। रुक जाओ, यहाँ पे अपने को थोड़ा सा इनर कॉलम में मेहनत करनी पड़ेगी। अभी पहले हम यहाँ आते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ छोटा छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इनकम फॉर द ईयर कितनी है, यहाँ पे 15,000 लिख लेते हैं। ठीक है, लेस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ, कितने की सेट ऑफ हो जाएगी सर, 15,000 की सेट ऑफ हो जाएगी। यहाँ भी नील हो जाएगा, यानी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 इज़ 1 लाख ओनली। सैलरी में 50,000 का डिडक्शन किया था, नहीं मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। इनकम फ्रॉम सैलरी बता रहा है, मतलब ये सैलरी हेड में निकाल के सब कुछ करके तब बता रहा होगा। एक्स्ट्रा अपने से दिमाग नहीं लगाना, जिस हेड का क्वेश्चन ही नहीं है उस हेड में क्यों दिमाग लगाना। ये बिजनेस हेड का क्वेश्चन है, बिजनेस हेड की जानकारी दे दो। जब वो वैसे भी खुद ही बोल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो मान के चलो कि वो पूरे हेड की इनकम बता रहा है, सारा कैलकुलेशन सब करके। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला आंसर का पार्ट, 1,00,000 रुपये टैक्सेबल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। प्लस हम यहाँ पे और भी सेट ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का फिगर भी चेंज होगा। 16,000 के बाद हम इसमें से 15,000 और घटाएंगे, 15,000 और घटाएंगे, यानी 31,000 घट रहा है। तो 40,000 में से पहले 30,000 घटा दो, 1,10,000 बचा, 1,000 और घटा दो, 1,09,000 बचेगा, 1,09,000। दिस इज अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरीड फॉरवर्ड। अब इस साल इसका और कुछ नहीं हो सकता। 1,09,000 सेट ऑफ करने के लिए हमारे पास कोई भी इनकम नहीं है। अब इसको अगले साल ले जाएंगे, तो आइए अगले साल ले चलते हैं। एक और न्यू स्लाइड मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, इसको क्लिक करो, न्यू स्लाइड। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर 2021-22, असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक, इसकी बात करनी है अब हमें। तो देखो इसमें क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी 2 लाख लिख दो भाई, यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी 2 लाख, इनकम फ्रॉम सैलरी 1 2 3 4 5 2 लाख। और क्या है भाई साहब, बिजनेस प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 18,000। ठीक है, पीजीबीपी में उस साल का प्रॉफिट कितना है, 18,000 है।
18,000 के प्रॉफिट में करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना है? 1,31,000। लो जी, लेस डिप्रिसिएशन करेंट ईयर। मैंने क्यों कोशिश नहीं करी पिछले साल की डिप्रिसिएशन लाने की? अरे भैया वो तो बहुत दूर की बात है, खुद इस साल की डिप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं हो रही है अभी तो। 1,31,000 तो लिख दो जी 1,31,000। अरे सॉरी 131 नहीं, इसमें से कितना सेट ऑफ हो पाएगा? इसमें से सिर्फ 18,000 सेट ऑफ हो पाएगा। बिजनेस हो गया नील। और देखो कौन सी इनकम है? करेंट डिप्रिसिएशन हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2,80,000। आ जाइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2,80,000। अब क्या करोगे? लेस अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर की कितनी डिप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब्ड बची है, इसके लिए एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चाहो तो रफ में कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे एक शीट और कर देते हैं वर्किंग नोट्स के लिए। न्यू स्लाइड, यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट 1 हमारा क्या है? कैलकुलेशन ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। ठीक, तो ईयर 1 में अपनी अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन कैरीड फॉरवर्ड कितनी हुई थी? सर ईयर 1 में 1,09,000 हुई थी, 1,09,000। ईयर 2 में क्या हुआ? ईयर 2 में अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन करेंट ईयर की कितनी थी? देखो भाई साहब, डिप्रिसिएशन तो थी 1,31,000, पर 131 में से 18,000 के बिजनेस प्रॉफिट सेट ऑफ हो गए। तो वो लिख लो यहाँ पे 1,31,000 थी पहले, लेस क्या हुआ? करेंट ईयर प्रॉफिट, करेंट ईयर प्रॉफिट। अरे यार मेरे को जगह दे देनी चाहिए थी, मैं जगह नहीं दे रहा हूँ, गलती कर दे रहा हूँ। ऐसा करते हैं, अच्छे से लिखते हैं तमीज़ से इसको। 1,09,000 उधर लिख देता हूँ थोड़ा दूर, 1,09,000 और ये हो जाएगा 1,31,000। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन क्या? इसको डिप्रिसिएशन ही बोलना चाहिए अभी तो, अभी ये प्रॉपर अनअब्जॉर्ब नहीं बोल सकते इसको। तो 131 लेस, इसको डिप्रिसिएशन करेंट ईयर बोल देते हैं। रुको, मेरे को बार बार अनकंफर्टेबल लग रहा है। डिप्रिसिएशन ऑफ करेंट ईयर वाज 131 लेस करेंट ईयर प्रॉफिट। इसको ऐसे कर देते हैं, करेंट ईयर प्रॉफिट कितना? 18,000। यही था ना भाई, 18,000 का प्रॉफिट था, 131 में से 18,000 गया, कितना बचा? कैलकुलेटर है किसी के पास? बताओ फटाफट कैलकुलेट करके। 30 में से 18 गया 12, 1,13,000। ठीक है जी, 1,13,000 लेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस करेंट ईयर का कितना था? अरे भाई साहब 2,80,000। 2,80,000 तो बहुत हो गया। तो 2,80,000 में से फिर तो ये पूरा का पूरा 1,13,000 तो सेट ऑफ हो जाएगा। पहला अधिकार तो इसको ही बनता है। ये हो गया ज़ीरो। अब कितना बचा? 1,09,000। इसमें से लेस क्या करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस करेंट ईयर। तो 1,13,000 घटाने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस करेंट ईयर कितना बच रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो 2,80,000। ये एक सेपरेट वर्किंग नोट बनना चाहिए था, मैं टाइम बताने के लिए यहाँ पे शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस था, फिर ये डिप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन करेंट ईयर का जो था वो कितना सेट ऑफ करा? 1,13,000 सेट ऑफ करा। कितना बच गया इसका बैलेंस? निकाल के बताओ। 1,67,000। चलो मतलब सफिशिएंट है। तो इसमें से हम अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैरीड फॉरवर्ड वाली जो है वो भी कर सकते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड बोल दो उसको, क्योंकि अब तो पिछले साल कैरी फॉरवर्ड किया था, इस साल तो ब्रॉड फॉरवर्ड, इस साल तो लाए हैं हम। तो 1,09,000 बची है, पूरा वो भी सेट ऑफ कर देगा। ये भी घटा दो 1,09,000। क्या अब हमारी कोई अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन बची? कुछ नहीं बचा सर। लेकिन ये इनकम कितनी कम हो गई बताना ज़रा बेटा। 167 - 19 कितना हुआ?
1 मंथ तो चला गया, 67 में से 9 घटाना है बस, 58,000। ठीक है, ये सेपरेट वर्किंग नोट है, मैंने समय बचाने के लिए यहाँ पे बना दिया है बस, नहीं तो फिर से मैं पेज ऐड करता, वो पूरा लंबा चौड़ा लिखता, आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है ना। यहाँ पे कितनी कर देगा करंट ईयर की, करंट ईयर की कितनी कर रहा है, कितनी बच रही है करंट ईयर की, 1,13,000। तो 1,13,000 ये करंट ईयर की कर रहा है, लेस unabsorbed depreciation of that was brought forward from previous year। पिछले साल का हम अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जो ले आए थे वो कितना ले आए थे, 1,09,000 बचा हुआ था, 1,09,000 इसको भी लेस कर देंगे। सब करने के बाद हमारा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा वो ये फिगर आएगा, ये जो हमने निकाला 58,000 का, तो यहाँ लिख देंगे 58,000। So definitely 2,58,000 is the correct answer for this question. What is this? This is taxable income. Taxable income for assessment year 22-23. क्लियर हो गया बेटा? कंप्लीट? किसी को कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, एकदम सिंपल प्रोसीजर है, समझ गए सब लोग? चलो आ जाओ, देखो क्या सेम आ रहा है इसका, हाँ देखो इसका भी सेम आ रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक, अब आइए अगले सेक्शन पे चलें। अभी पिछले सेक्शन में कोई डाउट हो तो आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा थोड़ा टाइट हो रहा है यार यहाँ पे, बाप रे बाप, निशान पड़ गया। चलें सर अगले टॉपिक पे, आइए चलिए। एसेट्स पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस, इसका क्या सीन है? अगर मान लो कि कोई ऐसा एसेट है जो आप बिजनेस के लिए भी यूज़ कर रहे हो और घर के लिए भी यूज़ कर रहे हो, बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। तुमने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, उस पर तुम बिज़नेस की भी बातें करते हो, भाई घर की पर्सनल बातें भी करते हो, तुमने अलग से नंबर रखा ही नहीं है बिज़नेस का और पर्सनल का, फ़ोन ही एक ही सेम फ़ोन में, या तो 2 सिम है तो दोनों सेम फ़ोन में लगा के रखे हुए हैं। और एग्जांपल ले लो कार का, आपने कार खरीदी, आप बिज़नेस के पर्पज़ से भी यूज़ करते हो कार को कभी कभी, और जब भी बिज़नेस बंद है तो पर्सनल पर्पज़ से भी यूज़ कर लेते हो। ऐसे एसेट्स क्या हैं? दीज एसेट्स आर पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। इनका क्या ट्रीटमेंट करना है? तो बेसिकली एसेट क्या है? एसेट अपने बुक में बैलेंस शीट में दिखेगा, पीएल में से तो कहीं घटता नहीं है एसेट। एसेट के नाम पे क्या घटता है? एसेट के खर्चे, यानी कि एसेट को रिपेयर कराया आपने, उसमें खर्चा हुआ, आपने रिपेयर का एसेट का इंश्योरेंस कराया, उस पर टैक्सेस पे करे, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, ये सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? पीएल से जाते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट बड़ी सिंपल से कहता है, सिंपल सी बात कहता है कि भैया जिस प्रपोर्शन में आप बिजनेस के लिए अपने एसेट को यूज़ कर रहे हो, उस प्रपोर्शन में आप उसका क्लेम ले लो, और जितना पर्सनल यूज़ है उसका क्लेम नहीं मिलेगा। इवन कॉस्ट तक, यानी अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ोन ख़रीदा 1,00,000 रुपए का, उस फ़ोन में मेरे घर का भी सिम लगा है और ऑफिस का भी सिम लगा है, दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, किसी भी टाइम पर्सनल कॉल आता है मैं उठाता हूँ, और रात में सो रहा हूँ तब भी बिजनेस कॉल आता है तो भी उठा लेता हूँ, यानी दोनों ही तरह से ये फ़ोन इक्वली यूज़ हो रहा है। 1,00,000 का अगर फ़ोन की कॉस्ट है तो इसको हम पहले तो आधा कर देंगे, लेस यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस, यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस। तो 1,00,000 का हम 50,000 मान लेंगे कि आपने प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ किया, बिजनेस के लिए यूज़ नहीं किया। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे बिजनेस की तो एसेट साइड में सिर्फ 50,000 दिखेगा, 1,00,000 पूरा नहीं दिखेगा। सिमिलरली आपने जो भी खर्चे करे सब आधे आधे हो जाएंगे, आधा खर्चा बिजनेस एक्सपेंस में अलाउ होगा, आधा खर्चा आपका डिसअलाउ होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? जिस प्रपोर्शन में, मान लो कोई बोलता है कि यार मैं 70% टाइम तो अपने ऑफिस को देता हूँ, 70% टाइम मैं बिजनेस करता हूँ,
तो मेरे को 70% चाहिए, तो ठीक है, अगर आप प्रूव कर सकते हो अपने असेसिंग ऑफिसर को तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं, आपने जितना परसेंट बोला उतने परसेंट के रेशियो में हम बांट देंगे उसको। ठीक है जी, क्लियर? चलो इलस्ट्रेशन 11, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर क्वेश्चन, पार्शियल यूज का। चलो सॉल्व करो इसको। मेरे को क्या क्या बताना है, इनकम बताना है अंडर द हेड पीजीबीपी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। दूसरी चीज़ क्या बतानी है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि क्लोजिंग डब्ल्यूडी रिटन डाउन वैल्यू मेरे को एसेट की बतानी है। ठीक है, कार इज यूज्ड 60% फॉर बिजनेस पर्पसेस एंड 40% फॉर पर्सनल पर्पसेस। चलो इनकम निकालो, फिर डब्ल्यूडीवी बताओ। बहुत सुंदर, इनकम बता रहे हैं आप 1,64,000, राइट? 1 सेकेंड, अब मेरे को डब्ल्यूडीवी बताइए, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी उस साल का, सेम विल बिकम ओपनिंग डब्ल्यूडीवी फॉर नेक्स्ट ईयर। एक जुलाई 2020 को एसएससी ने 4 लाख रुपए की कार खरीदी, 15% डिप्रिसिएशन है, और इनकी इनकम जो थी बिफोर डिप्रिसिएशन 2 लाख रुपए की थी, और एज़ पर बुक्स इन्होंने डिप्रिसिएशन लगाई है कितने की, 45,000 की। तो इनकी इनकम अंडर पीजीबीपी ये क्लेम कर रहे हैं कि 1,55,000 है, और कार जो है 60% बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, 40% पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले चलो मैं स्टार्ट करूँ सॉल्यूशन, ये बताओ सॉल्यूशन स्टार्ट करें। चलो बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखो एक न्यू स्लाइड पहले तो यहाँ ऐड कर ले, न्यू स्लाइड। चलो तो अपना बोल रहा है इनकम अंडर हेड पीजीबीपी 1,55,000, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। इनकम अंडर हेड पीजीबीपी कितनी बता रहा है भाई साहब, 1,55,000, 1,55,000। इसमें हम सबसे पहले ऐड बैक कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स। ये मैं सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए स्टेप कर रहा हूँ, नहीं तो हम सीधे भी अगर सॉल्व करना चाहें तो 2 लाख की फिगर लेके सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ तुम्हें पता चले। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स कितने की सर, 45,000 की डेप्रिसिएशन हमने बुक्स में लगाई थी। तो इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 2 लाख रुपए हो गई सर। अब क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो भैया हमारे पास 4 लाख रुपए का एसेट है, जुलाई में ख़रीदा या नवंबर में ख़रीदा, हमें तो एक बात से मतलब है कि 180 डेज से कम यूज़ किया है या ज़्यादा यूज़ किया है। ये 180 डेज से ज़्यादा का यूज़ है, फुल डेप्रिसिएशन मिलेगी। इसका 15% निकालिए, कितना होता है भाई साहब, 15% कुछ फिगर आएगा। लेकिन तभी हमें याद आता है कि एसएससी क्या कह रहा था कि सर 60% ही बिजनेस पर्पस से यूज़ होता है। तो पहले हम पूरा डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उसका 60% कर देंगे, क्योंकि जितना बिजनेस पर्पस से यूज़ हो रहा है उतने पे ही छूट मिलनी है हमें। इसका एक और तरीका था कि हम 4 लाख को ही 60% कर दें, पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, नहीं तो हमें तो 4 लाख रुपए मिलते ही जैसे ही 4 लाख की कॉस्ट पता चली, मैं इमीडिएटली उसको मनी मन 60% कर लेता कि यार मेरे को पता नहीं कितने का एसेट है, मुझे तो इस बात से मतलब है कि बिजनेस में कितना % यूज़ हो रहा है, मेरे लिए तो वही कॉस्ट है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने के लिए पूरा 4 लाख लिया, उस पर पूरी डेप्रिसिएशन निकाली 15%, उसका 60% कर दो, सिंपल रखने के लिए।
कितना आ रहा है बेटा ज़रा बताना तो? 4 लाख का 15%, उसका 60%, 36,000 आ रहा है। सही है, 36,000 कितना आएगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 2 लाख में से 30,000 गया 170, 170 में से 6 गया 164, 1,64,000 शुड बी आवर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। और अगर आपको WDV का शौक है ही कि WDV मेरे को जाननी है, WDV आफ्टर क्या लिखें? WDV एज ऑन रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द कार एज ऑन 31 मार्च, ये 2022 कर रहे हैं हम लोग, 21 कर रहे हैं, देखे ज़रा तो 2021 कर रहे हैं। 31 मार्च 21 इज़ इक्वल टू WDV एज ऑन 1 अप्रैल 21, क्योंकि ये तो क्लोजिंग का हमने WDV निकाला, यही ओपनिंग बन जाएगा। ओपनिंग का पूछ रहा था आपने से, तो आओ कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। भाई टोटल 4 लाख पे 15% डिप्रिसिएशन लगना चाहिए, उसका 60% अपने को 36,000 इस साल अलाउ हुआ है, तो 4 लाख को पहले 60% कर लो। सबसे पहले क्या करो, एसेट की कॉस्ट का 60% निकालो, 4 लाख इंटू 60%। ये जब फिगर आ जाएगा, इसमें से करेंट ईयर की डेप्रिसिएशन हम घटा देंगे, तब जो आएगा दैट इज WDV ऑन 1 अप्रैल 21। 2,40,000 आ रहा है, 4 लाख का 60%, 240 में से 36 घटा दो, 40 में से 30 गया 10 बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा, यानी 2,04,000 रुपये आपका हो गया क्लोजिंग WDV, जो अगले साल ओपनिंग WDV बनेगा। अब इस सॉल्यूशन में कोई भी समस्या किसी को? ये अपनी टोटल इनकम आ गई, ये अपना WDV आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? 60% क्यों लिया? क्योंकि मिश्रा जी कार सिर्फ 60% ही बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती थी। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, किस पे मिलता है? बिजनेस प्रॉफिट पे खर्चा अलाउ किया जाता है। पर्पस क्या है? ताकि जो आपकी बिजनेस इनकम आए उसको डिटर्मिन किया जा सके, उस पर टैक्स लगाया जा सके। तो हमें मतलब जब बिजनेस से है, तो आपने जो पर्सनल यूज़ किया उसका हम आपको बेनिफिट क्यों दें? सौरभ का कहना है मतलब पर्सनल इनकम ऐड था। नहीं सौरभ, गलत नहीं समझो, पर्सनल इनकम नाम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इनकम टैक्स में। पर्सनल इनकम क्या होता है? तुम्हारी जितनी भी इनकम है सबके ऊपर सरकार का पूरा अधिकार है टैक्स लेने का। कुछ पर्सनल नहीं है तुम्हारा जो तुम सरकार से बचा के रख सकते हो कि भैया ये तो मेरी पर्सनल है, इस पर मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो पर्सनल इनकम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। पहली बात, पर्सनल एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हैं, जो इनकम जनरेट नहीं कर रही हैं, उनमें आप कोई अगर खर्चा करते हैं तो वो इनकम टैक्स कहता है कि उस खर्चे को पर्सनली रखो, अपनी बिजनेस इनकम से घटाने की कोशिश मत करना। आपने बिजनेस के लिए जो खर्चे किए हैं सिर्फ उनका ही क्लेम मैं देता हूं। समझ में आई बात? क्लियर? आगे बढ़ें? चलिए, बहुत सुंदर। अपना आंसर देखो सेम आ रहा है 165। ये क्या किया है? 4 लाख माइनस 36,364। अरे गलत किया है भाई, ये दिस इज रॉन्ग। WDV फॉर नेक्स्ट ईयर वुड बी, तो ये WDV आप हमेशा 60% लेके चलोगे। बुक्स में भी 4 लाख का पूरा एसेट रिकॉर्ड नहीं होता है। बुक्स में भी एसेट जो है वो 4 माइनस 240 रिकॉर्ड होगा हमेशा। 240 था ना शायद, अच्छा 240 आ रहा था 4 लाख का 60%, सॉरी इंटू 60%। 4 लाख का जो 60% 240 आ रहा है ना, जितना बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है, दिस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट इन योर बिजनेस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट की तरह रिकॉग्नाइज होगा सिर्फ 2,40,000। और नेक्स्ट ईयर से जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो हर साल 2,40,000 का 15% निकालते रहोगे। मतलब 2,40 का 15% निकाला, फिर कोई फिगर नेक्स्ट आई उसका 15% निकाला, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना इस तरीके से?
आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप जैसे कंफर्टेबल हो। क्या है ना कि सबका दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है। तो मेरे को ये सोचने में ज़्यादा सीधा लगता है कि भाई मैंने 4 लाख का एसेट खरीदा जिसका 60% बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ, 60% कर दो, फिर उसके बाद 15% डेप्रिसिएशन निकाल दो। लेकिन एक चीज़ क्लियर रखना कि बुक्स में एसेट उतने का ही दिखेगा जितना बिजनेस पर्पज से यूज़ हो रहा है, और जितना बुक्स में दिखेगा उस पर ही आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ठीक है जी, बात साफ। चलो, एसेट यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। देखो दोस्त, मैंने बहुत पहले एक एग्जेम्प्ट इनकम नाम का चैप्टर पढ़ाया था। एग्जेम्प्ट इनकम में मैंने कहा था कि यार एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है ना, वो एग्जेम्प्ट होती है। याद है, ये बातें करी थी हमने। लेकिन क्या मैंने उसको फुल्ली एग्जेम्प्ट बताया था? नहीं, मैंने बोला था सर इसका एग्जेम्पशन निकालने का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। इसका एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली एग्रीकल्चर का रिबेट मिलता है कह सकते हो, या टैक्स कैलकुलेशन का तरीका अलग हो जाता है। तो वो करने के लिए ना हम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड यूज़ करते हैं। हम पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक इनकम टैक्स वाला जो स्लैब है उसमें कितना टैक्स बन रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो बिज़नेस इनकम है विद एग्रीकल्चरल इनकम उस पर टैक्स निकालते हैं। फिर हम दोनों को घटाते हैं, जो डिफरेंस आता है हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इनकम की वजह से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके बहुत लंबा प्रोसेस है परसेंटेज वाइज। हाँ, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। वो उस क्लास में बताया था और मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी फिर करूँगा अभी। तो डोंट वरी, अगर एग्रीकल्चरल इनकम कैलकुलेट करने का आपको प्रोसेस नहीं याद आ रहा है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो नहीं याद आ रहा है, घबराने की बात नहीं। मैं फिर से एक रिकॉर्डेड लेक्चर डालने ही वाला हूँ वैसे भी उस पर। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इनकम बेसिकली मेन मुद्दा ये था कि एग्जेम्प्ट होती है। अब जो इनकम एग्जेम्प्ट है, यानी कि जो इनकम पे टैक्स ही नहीं लग रहा है, क्या उस पर खर्चे अलाउ होने चाहिए? नहीं, खर्चे तो अलाउ नहीं होने चाहिए। जब इनकम पे टैक्स नहीं है तो खर्चों का अलाउंस कैसा? ये तो सिंपल रूल है। एनी एक्सपेंस मेड टू अर्न एन एग्जेम्प्ट इनकम शैल बी डिसअलाउड। मैं लिख दूं ये बात? देखो लिख देता हूं एक पेज पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इनकम टैक्स में ऑल थ्रू जितने भी लॉज बनते हैं सब में यूज होता है। मैं लिख रहा हूं, बड़ी सिंपल सी बात है। एनी expense incurred for earning exempt income, any expense incurred for earning exempt income shall not be allowed to be deducted। और क्लियर लिखूं तो किस चीज से डिडक्ट होगा? फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम से हम वो खर्चे अलाउ नहीं करेंगे जो आपने एग्जेम्प्ट इनकम कमाने के लिए किए हैं। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें, बहुत सुंदर एग्जांपल है कि मान लो कि आपका एक बिजनेस है साइंटिफिक रिसर्च का, मतलब आपका बिजनेस नहीं है, आप सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च करते हो। साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कंपनी ही बना रखी है, उस कंपनी का काम ही यही है कि साइंटिफिक रिसर्च करें। ठीक है, उस साइंटिफिक रिसर्च की कंपनी से जो भी प्रॉफिट आता है, गवर्नमेंट ने उसको अलग से एक नोटिफिकेशन निकाल के बोला है कि भैया इस साइंटिफिक रिसर्च वाले बिजनेस से कोई भी प्रॉफिट आएगा टैक्सेबल नहीं होगा। मैं एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्ट प्रोविजन नहीं बता रहा हूँ आपको। तो मेरा वो बिजनेस एग्जेम्प्ट हो गया। फिर क्या हुआ कि उसी सेम कंपनी में जिसमें हम रिसर्च का काम कर रहे थे, हमारा एक बहुत बढ़िया रिसर्च का प्रोडक्ट निकल के आया, और मतलब सब प्रोडक्ट था, वो बाई प्रोडक्ट था, क्योंकि मेन प्रोडक्ट होता फिर तो रिसर्च की कंपनी बंद हो जाती कि चलो भैया जिस चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे थे वो रिसर्च कंप्लीट हो गई, अभी इसको कंपनी को बंद करो, रिसर्च का पेटेंट जो है वो ओरिजिनल कंपनी के पास जाएगा, ओरिजिनल कंपनी बिजनेस करेगी। पर वो नॉर्मल लाइन है।
पर कई बार क्या होता है ना कि भाई हमने मान लो सपोज करो कि हम मोबाइल पे रिसर्च कर रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स को और स्लिम कैसे बनाया जाए और उसमें फ़ीचर्स कैसे ऐड किए जाए। वो रिसर्च करते करते हमें अचानक से एक नई चीज़ मिल गई कि यार ये देखो बड़ा सही गेम है, इस पर ऐसे टच करो फिंगर से तो कुछ भी एक एक्स्ट्रा फीचर, मतलब कुछ लाइट जल जाती है, कुछ ये हो जाता है XYZ। हमने कोई एक नई चीज़ निकाल ली, वो ऐप के फॉर्म में हमने क्या करी, रिसर्च से निकली हुई थी, तो रिसर्च के कॉस्ट को कवर करने के लिए हमें ऐप लॉन्च कर दी। कोई भी मान लो सपोज करो बैंकिंग चैनल्स को इंटीग्रेट करने की ऐप है कि भाई 10 बैंक अकाउंट्स हैं आपके सारे बैंक अकाउंट्स एक ही ऐप से कंट्रोल हो जाएंगे। तो हम जब फ़ोन का रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये चीज़ मिल गई, हमने इसकी ऐप बना के डाल दी मार्केट में और लोग इस ऐप पे सब्सक्राइब करने लगे, हमें पैसे देने लगे, हमें कमीशंस आने लगी बाकी बैंक से। ठीक है, ये जो इनकम है ये कहाँ पे आ रही है, साइंटिफिक रिसर्च वाली कंपनी ने। गवर्नमेंट ने अलग से नोटिफिकेशन जारी किया है कि भैया ये कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा ये भाई एग्जेम्प्ट होगा, जो भी साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जो भी एक्टिविटी है वो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अब जो ये एक्टिविटी है ये साइंटिफिक रिसर्च की एक्टिविटी तो नहीं है, आप तो एक तरह की सर्विस दे रहे हो ना, अगर आप ऐप बना के दे रहे हो किसी को तो नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर बन गए अब आप साइंटिफिक रिसर्च कंपनी से। तो गवर्नमेंट कहती चलो तुम्हारा जो रिसर्च का है जो भी, वो रिसर्च का तो हम एग्जेम्प्ट मानेंगे, लेकिन अब ये जो तुम कर रहे हो ये एक अलग बिजनेस है, इस पर तो हम टैक्स लेंगे। जब उस अलग बिजनेस का टैक्स कैलकुलेट होगा तो साइंटिफिक रिसर्च वाली कंपनी दिमाग लगाएगी, वो बोलेगी यार मेरे को इतने सारे साइंटिस्ट रखे हैं, इनको सैलरी देते हैं, ऐसा करते हैं इसका खर्चा भी ना क्लेम कर लेते हैं उसी बिजनेस में। एक ही कंपनी है यार, एक ही बात है। वो जब खर्चा क्लेम करने जाएंगे तो उनको अलाउ ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो खर्चा उन्होंने एग्जेम्प्ट इनकम कमाने के लिए किया था। और एग्जाम्पल सुनो, एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास एग्जेम्प्ट इनकम का। अच्छा, लेकिन अब तो डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है, पहले डिविडेंड एग्जेम्प्ट हुआ करता था शेयर होल्डर के हाथ में। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि भाई वो एक्चुअली ऐसा एग्जाम्पल था ना जो हम लोग बार बार प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। क्या होता था कि भाई कंपनी ने शेयर्स खरीद रखे हैं, एक्स्ट्रा पैसे बचे हुए थे तो कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स में, शेयर्स से आ गया डिविडेंड। अब डिविडेंड कहाँ दिख रहा है, इनकम साइड में दिख रहा है, और पीएल में दुनिया भर के खर्चे पड़े हुए हैं, सारे खर्चे जो बिजनेस के हैं सब पड़े हुए हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा एक्सपेंस इनकर किया जो ये डिविडेंड कमाने के लिए था? तो आपने अपने ब्रोकर को कुछ चार्जेस पे किए होंगे, STT पे करा होगा, कोई जो भी आपने फीस पे करी हो अपने ब्रोकर को वो शेयर्स परचेज करने के लिए, तो वो जो खर्चा है वो एग्जेम्प्ट इनकम कमाने के लिए खर्चा हुआ है। तो वो एग्जेम्प्ट इनकम भी हट जाएगी पीएल में से टैक्स निकालते टाइम, और वो खर्चा भी हट जाएगा। अब जो प्योरली टैक्सेबल बिजनेस है सिर्फ उसके नेट प्रॉफिट को हम टैक्स करेंगे। पर ये एग्जाम्पल अब बेकार है क्योंकि डिविडेंड टैक्सेबल हो गया। और बताओ मेरे को, और एग्जेम्प्ट इनकम कोई बताओ कौन कौन सी होती है। मैं एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर में एक ट्विस्ट है। और कोई एग्जेम्प्ट इनकम याद आ रही है? फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर तो अलग चीज़ हो गई, एक्सपेंस हो गया वो तो। एग्जेम्प्ट इनकम और कोई याद करो यार, डिविडेंड के अलावा क्या और कोई इनकम एग्जेम्प्ट नहीं थी? पेंशन भी टैक्सेबल है, क्या ज़माना आ गया यार, पेंशन तो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी चलो एग्रीकल्चर पे आते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट क्या है कि टैक्सेबल इनकम से वही खर्चे घटाए जा सकते हैं जो उस टैक्सेबल इनकम को कमाने के लिए किए गए हों। एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसके अगेंस्ट कोई भी खर्चे अलाउ नहीं किए जाएंगे ताकि आपको डबल बेनिफिट ना मिले। एक तरफ तो इनकम एग्जेम्प्ट है, ऊपर से खर्चे का भी क्लेम ले रहे हो, डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। अब देखो, जब सेम कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम पे लगाया गया तो एक प्रॉब्लम हो गई, किसान लोग हल्ला मचाने लगे। एक क्या, दो प्रॉब्लम्स हो गई। पहली बात तो किसान लोग रोने लगे कि यार एक तो ऐसे ही हमारे एग्रीकल्चर में प्रॉफिट नहीं होता है, इतना लॉस मेकिंग बिजनेस है, उसमें भी आप क्या कर रहे हो, खर्चे हमारे डिसअलाउ कर दे रहे हो, बोल रहे हो कि यार तुम्हारी एग्जेम्प्ट इनकम है और ये और वो करके। जब खर्चे डिसअलाउ हो जा रहे हैं तो जितना भी खेत हमने अनाज बेचा और सारा प्रॉफिट हुआ वो तो आप इनकम में ले लोगे क्योंकि खर्चे अलाउड नहीं है। उसके बाद क्या करोगे कि एग्जेम्प्ट नहीं करोगे, फिर आप लगोगे कैलकुलेशन करने, एग्रीकल्चरल इनकम को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से जोड़ो, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को अदर इनकम से जोड़ो, एग्रीकल्चरल इनकम को अदर बिजनेस इनकम से जोड़ो, फिर दोनों को ऐड करके उस पर टैक्स निकालो, उसका डिफरेंस निकालो। ये सब करने में क्या होगा
कि कुछ ना कुछ एग्रीकल्चरल इनकम का इम्पैक्ट तो हमारे टैक्स पे आ रहा है। ये जब आप कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगा रहे हो एग्रीकल्चरल इनकम के केस में टैक्स कैलकुलेट करने का, तो उस केस में आप हमारी एग्रीकल्चरल इनकम होने की वजह से कुछ ना कुछ तो हमसे एक्स्ट्रा टैक्स ले ही लेते हो, एग्जेम्प्ट बोल के भी। तो क्यों ना मेरे बाकी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी अलाउ करो, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट फुल्ली एग्जेम्प्ट। आप उसका इस्तेमाल करते हो कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज निकालने के लिए। समझ में आ गया? एग्रीकल्चर इनकम पूरी तो एग्जेम्प्ट होती नहीं। तो जब ये कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम पे लगाया गया तो किसान लोग गुस्सा हो गए। तो गवर्नमेंट को अंत में किसानों का गुस्सा देखते हुए प्रोविजन को वापस लेना पड़ा, प्रोविजन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। तो ये एक सेक्शन इंसर्ट हुआ, ये एक मतलब क्लैरिफिकेशन आई कि भाई अगर कोई एसेट ऐसा है जो पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस यूज़ हो रहा है, नॉर्मल बिजनेस जो टैक्सेबल इनकम वाला बिजनेस है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी है, एंड पार्टली फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, यानी कि मान लो मेरा खेत है, मैं उसमें खेती करता हूँ, जो प्रोड्यूस निकलता है उसको फिर मैं प्रोसेस करके पैक करके सेल करता हूँ। जब आप प्रोसेसिंग और पैकिंग करके सेल कर रहे हो तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या थी? जब आपने खेत से खेती करके सामान निकाला था। ऐसे में क्या हुआ कि एक तरह से किसान डिस्करेज हो गया अपनी खुद की पैकिंग प्रोसेसिंग करने से। यानी कि जब तक वो किसान की तरह से फसल उगा रहा था और उसको नॉर्मल मार्केट में सेल कर रहा था, तब तक तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी, उसकी इनकम एग्जेम्प्ट थी, फुल्ली एग्रीकल्चरल थी, वो एंजॉय कर रहा था, उसे कोई टेंशन ही नहीं लेनी हिसाब किताब की। जैसे ही उसने पैकिंग और प्रोसेसिंग चालू करी, इनकम टैक्स ने बोला भैया ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, ये तो नॉर्मल बिजनेस है, इस पे आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। और तो और आपने जो बाकी खर्चे किए हैं ना एग्रीकल्चर के, गलती के भी उनको पीएल में मत डाल देना। कोई एसेट खरीदा एग्रीकल्चर के लिए, गलती से भी उसको मत यूज़ कर लेना। अब यहाँ बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एग्रीकल्चरल टूल्स के नाम पे आपने कई तरह के टूल्स खरीदे, और कई टूल्स ऐसे हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में भी और हमारे जो पैकिंग प्रोसेसिंग वाला बिजनेस है उसमें भी। तो वहाँ अलग करना पहले तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। ये दूसरी समस्या आ गई कि भाई एक तो वैसे ही प्रॉब्लम है, पहले तो किसानों को ये दिक्कत कि यार तुम हमको एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट बोल के बोलते हो, बाद में बेवकूफ़ बनाते हो, कैलकुलेशन करते हो। ये पहली प्रॉब्लम थी किसानों की। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी सरकार के सामने कि यार एसेट्स जो है ना उनको क्लासीफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता था एग्रीकल्चर के केस में, क्योंकि जो टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल अब आप यही ले लो, जैसे फसल की कटाई के लिए कुछ मशीन्स यूज़ होती हैं। कई बार तो वो हंसुआ होता था पहले ना, हाथ से पकड़ के करते थे, और अब तो जो मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं तो वो एक पहले लेवल की कटाई उनसे होती है, दूसरे लेवल में जाके उसी सेम मशीन में फिर से डाल दिया जाता है प्रोडक्ट को, ताकि फर्दर और कट करके और भी जो वेस्ट है वो निकल जाए। तो वही मशीन दोनों जगह पे यूज़ हो रही है, बड़ा मुश्किल था बताना। देखो सौरभ कह रहा है टाटा टी खुद ही प्रोसेस एंड ग्रोइंग करते हैं। एकदम सही सौरभ, वेरी गुड एग्जाम्पल। इनफैक्ट आपको पता है चाय के बागानों की भी कुछ इनकम एग्रीकल्चर मानी जाती है, कुछ नॉन एग्रीकल्चरल मानी जाती है। हमने डिस्कस किया था ये एग्रीकल्चरल पढ़ते टाइम। तो मेन मुद्दा ये है कि ये दो समस्याओं की वजह से कहा गया कि अगर आपका एसेट पार्टली फॉर बिजनेस है, पार्टली फॉर एग्रीकल्चर है, तो उस केस में हम ये मानेंगे कि होल इनकम is derived from the business chargeable to the income tax under the head profit and gains from business and profession. Depreciation shall be calculated and allowed as if the whole business is taxable. तो सरकार कह रही है कि अगर आप किसान हैं और आप प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, आप कुछ उसमें अपना वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में, तो डरिए मत, दिल खोल के करिए, हम आपकी उस इनकम पे भी सारा का सारा डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे। इज इट क्लियर? जैसे पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल होता था तो हम परसेंटेज में निकालते थे ना कि नहीं इतना ही एसेट बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, बाकी का तो जो पर्सनल है उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। एग्रीकल्चर के केस में हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि अरे ये भी तो पर्सनल जैसा ही है, एग्जेम्प्ट है, इसका तो इनकम हम अलग कर लेंगे, इसके डेप्रिसिएशन पे हम नहीं अलाउ करेंगे, वो सब नहीं करना।
किसानों से भेदभाव नहीं करना। अगर किसान मेहनत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो सरकार उसका पूरा सहयोग करती है। गवर्नमेंट कहती है कि भैया पूरी डेप्रिसिएशन आपको हम अलाउ कर देंगे, ये मान के कि द होल ऑफ द इनकम इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीपीपी। क्लियर? आ जाओ फिर इलिस्ट्रेशन 12 करो, फटाफट से सॉल्व करो। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया वाली बात हो रही है, पार्टली एग्रीकल्चर पार्टली नॉन एग्रीकल्चर। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हें टैक्स निकालने को नहीं बोल रहा है, खाली क्या बोल रहा है, कितना डेप्रिसिएशन एडमिसिबल होगा असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए वो बता दो, और ओपनिंग डब्ल्यूडीबी नेक्स्ट ईयर की क्या होगी वो बता दो। तो तुम्हें एग्रीकल्चरल इनकम वाला कैलकुलेशन करना ही नहीं इस क्वेश्चन में। फटाफट से कैलकुलेट करो, मेरे को आंसर बताओ, मैं भी चैन की नींद सोऊंगा आज रात को। क्या बात है, कौस्तव का आंसर आ गया 2,55,000। कौस्तव, व्हाट इज 2,55,000? इज इट डेप्रिसिएशन और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी? $255 का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी अगले साल का रहेगा, और डेप्रिसिएशन कितनी एडमिसिबल होगी? पूरी 45,000 एडमिसिबल हो जाएगी, पूरी अपनी एडमिसिबल हो जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स एक्ट कहता है हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखो सॉल्यूशन, डब्ल्यूडीवी 3 लाख, डेप्रिसिएशन 45,000, 50 कितना, 2,55,000। प्रीवियस से 22-21 में कितना डेप्रिसिएशन अलाउबल होगा? 40% ऑफ 45। ये क्या यार, एक सेकेंड, ये तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को कुछ। रुक जाओ। अच्छा, ओके। ये कह रहा है कि हम सिर्फ डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करने के लिए फुल डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, लेकिन खर्चा पूरे का अलाउ नहीं करेंगे। ओके, गॉट इट। ठीक है जी, रुक जाओ, यहाँ तो थोड़ी गड़बड़ है। फिर ये प्रोविज़न हमने गलत समझा, इसको सही करो। डब्ल्यूडीवी सही है बेटा तुम्हारा, ओके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, फॉर कंप्यूटिंग द डब्ल्यूडीवी। अब इस बाकी चीज़ों को हटा दो, इरेज कर दो। ये सारा प्रोविज़न किसके लिए था? सिर्फ डब्ल्यूडीवी कंप्यूट करने के लिए। लो, बेवकूफ़ बना दिया हमें। ये सरकार किसानों का ध्यान ही नहीं रख रही भाई, मैं क्या बताऊँ। बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। यानी ये जो रूल है इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लो जी, मैं फालतू आपको एग्रीकल्चरल इनकम का एग्जाम्पल देने से बच रहा था, जबकि सरकार तो बात ही यही कहना चाहती थी। ये देखो, यही रूल अप्लाई हो रहा है। एनी एक्सपेंस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्जेम्प्ट इनकम शैल नॉट बी अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्स, या फिर मैं नॉट बी अलाउड की जगह शैल बी डिसअलाउड कर देता हूँ। शैल बी डिसअलाउड। देखो, एनी एक्सपेंस incurred for earning exempt income it shall be disallowed to be deducted from taxable income। अब देखो, अब इस प्रोविजन को मैं फिर से आपको रिविजिट कराता हूँ। एसेट्स यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस। आपने एसेट खरीदा सपोज करो 5 लाख रुपए का, ठीक है। लेट्स से उस पर 10% डेप्रिसिएशन है, लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। 10% फर्नीचर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10% डेप्रिसिएशन है, 50,000। कितना बचा? 4,50,000। तो डब्ल्यूडीवी जो है, ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी और ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, ये इस तरीके से कैलकुलेट होगी। लेकिन जब हम पीएल अपना प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, उसमें जब खर्चा क्लेम करने जाएंगे, वैसे पीएल की बात ना की जाए क्योंकि ये तो कंप्यूटेशन वाला केस है ना, कंप्यूटेशन की बात करते हैं। जब हम अपना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जब बनाएंगे ना,
तो उसमें जब लिखेंगे नेट प्रॉफिट जो भी XYZ आ रहा है, सपोज करो 5 लाख का, अलग फिगर लिखते हैं, 5 लाख तो हमने यूज़ कर लिया ना, दूसरा फिगर लिखते हैं कोई, लेट्स से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। लेस जब हम डेप्रिसिएशन करने जाएंगे तो पूरा का पूरा 50,000 डेप्रिसिएशन नहीं घटाएंगे, हमें क्लेम कितने का मिलेगा, उतने का ही मिलेगा भैया जितना हमें दिया गया है। यानी कि टी वाला एग्जाम्पल था, कहाँ गया, टी वाले एग्जाम्पल में कितना मिलता है, 40% मिलता है, 40% अलाउेबल माना जाता है और 60% नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मानी जाती है, 40% बिजनेस एक्टिविटी मानी जाती है। तो 40% ऑफ 50,000 निकालेंगे, कितना आया, 10% इज 5,000, 5 4 20,000। तो हमें 20,000 का डेप्रिसिएशन इसमें से अलाउ हो जाएगा और टैक्सेबल प्रॉफिट हो जाएगा 80,000। लेकिन जब हम WDV कैलकुलेट करेंगे तो पूरा का पूरा फुल एसेट ये सब देखेंगे ही नहीं कि कितना एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, कितना नॉन एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली जो मैंने आपको कहानी सुनाई वो गलत तो नहीं थी, उसमें एक थोड़ा सा बस चेंज है। तो जब किसान लोगों ने कहा कि भैया आप ऐसा तो गलत कर रहे हो, हमारा एसेट जो है वो कितना बिजनेस में यूज़ हो रहा है, कितना एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, बहुत क्लियर नहीं है, मिक्स्ड यूज़ होता है कभी कभी, तो आप अगर हमें एसेट ही पूरा अलाउ नहीं करोगे बुक में दिखाने में तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है चलो तुम जो WDV लेके चल रहे हो बुक्स में वो पूरी लेके चलो, ताकि कल को अगर तुम्हारा एग्रीकल्चरल इनकम का रेशियो कम हो जाए या एग्रीकल्चरल इनकम तुमने बंद कर ली, तुम फुली प्रोसेसिंग में आ गए ग्रो करके, तुमने बाकी किसानों से खरीदना चालू कर दिया, तो आपका जो रनिंग बिजनेस है उसकी WDV कम से कम ना हो। WDV अगर एसेट की ज़्यादा है तो आगे भी आप ज़्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर WDV ही हम कम नहीं करने देते, अगर हम वहाँ पे भी डेप्रिसिएशन उतनी ही अलाउ करते जितनी हम इनकम टैक्स में अलाउ कर रहे हैं, तो फिर आपके एसेट की वैल्यू ही पूरी ओवरऑल कम हो जाती। मैं म्यूट हूँ बेटा, म्यूट तो नहीं हूँ मैं, आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? आपने स्पीकर तो नहीं बंद कर दिया गलती से? हाँ शर्मा जी, चेक कर लो एक बार। ओके आ रही है, चलो ठीक है ठीक है। मतलब अपना कंक्लूजन क्या रहा कि अगर कोई एसेट पार्टली बिजनेस और पार्टली एग्रीकल्चर पर्पज से यूज़ होता है तो उस केस में डेप्रिसिएशन तो प्रोपोर्शनल ही मिलती है, डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनल ही मिलती है, जितनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की डेप्रिसिएशन है उतनी ही आप क्लेम कर पाओगे PGPP में। लेकिन WDV कैलकुलेट करते समय फुल डेप्रिसिएशन अलाउड है, WDV कैलकुलेट करते समय फुल डेप्रिसिएशन अलाउड है और इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन करते समय प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन अलाउड है। ये चीज़ क्लियर? ठीक है दोस्त, ओके सब लोग कंफर्टेबल हैं टॉपिक से? चलो तो इसी बात पे हम अपना यहाँ पे क्लास को यहाँ पे समराइज़ करते हैं। इलिस्ट्रेशन 12 से चलो हमें बहुत सही चीज़ पता चल गई। अब 60% इज कंसिडर्ड टू बी एग्रीकल्चरल इनकम इन टी ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग, PDF में भेज दूंगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इज एग्जेम्प्ट, देयरफॉर एक्सपेंस पर्टेनिंग टू सच एक्टिविटीज शैल नॉट बी अलाउड बट फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग WDV। देखो ये बहुत अच्छा पैरा लिखा है, ये पूरा पैरा पढ़ के ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देयरफॉर expenses are not allowed but for calculating WDV for next year full depreciation shall be deducted। ठीक है, लेकिन अगर एसेट बिजनेस और पर्सनल यूज़ के लिए है तो फिर उसमें कोई मुरव्वत नहीं, फिर आपके एसेट की वैल्यू ही कम हो जाएगी। इसके केस में, एग्रीकल्चर इनकम के केस में वैल्यू कम नहीं करते हैं, एसेट को पूरा दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन पूरा करते हैं। और पर्सनल के केस में अपन अलग ही कर देते हैं, एसेट की वैल्यू कम कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइज। दिस इज़ योर एजुकेटर CA प्रकाश राय साइनिंग ऑफ। क्लास